17 अक्टूबर 1988 को उस वक़्त के सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक़ बहावलपुर में एक तैयारे हादसे में जाँ बहक हुए। इनके तैयारे C-130 में साबिक जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और अमरीकी सफ़ीर राफेल समेत 30 अफराद सवार थे, जो सब के सब राही अजल हुए। उस वक़्त के अमरीकी तर्जुमान के मुताबिक तैयारा बहावलपुर में तकरीबन 4:30 पर यानी परवाज़ के 10 मिनट बाद गिरकर तबाह हो गया। सब लोग बहावलपुर में M1 टैंक का मुजाहरा देखने के बाद वापस रावलपिंडी के लिए रवाना हुए तो हादसा पेश आ गया। पाकिस्तानी सरकारी बयान के मुताबिक तैयारा फ़िज़ा में 4000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था और टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही क्रैश कर गया। एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक इस sepahar फ़िज़ा में तैयारे में धुआं बुलंद हुआ और फिर वो एक धमाके से पड़ गया। इस हादसे के बाद 10 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया और जाए हादसा से मिलने वाली ज़िया-उल-हक़ की बाक़ियात को फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में दफना दिया गया। उस वक़्त के अमरीकी नायब सदर बुश ने ताज़ियत पेश करते हुए कहा था कि सदर ज़िया हमारे दोस्त थे और इनकी मौत एक अलमिया से कम नहीं है। जाए हादसे पर अमरीकी फ़ोरेंसिक माहिरीन ने भी तहकीकात की। उस दौर में बाज़ अफराद ने कहा कि तैयारे को एक साजिश के तहत फ़िज़ा में तबाह किया गया। कुछ ने कहा इसमें कोई कालादम तंजीम मुलव्विस हो सकती है। तैयारे में सवार बाज़ अफराद पर भी शक किया गया कि वो भी खुद तैयारे की तबाही में मुलव्विस हो सकते हैं, लेकिन इनके भी क्रैश में जाम बहक होने के बाद मज़ीद तहकीकात मुमकिन न रही और फाइल को बंद कर दिया गया। कुछ अरसे बाद एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ के नाम से एक किताब मंज़र-ए-आम पे आई, लेकिन मुसन्निफ़ किसी वाज़िह साजिश की तरफ न पहुँच सका। ये ज़रूर था कि कुछ गैर मामूली हुआ था, क्योंकि हाई प्रोफाइल तैयारे का हादसा कोई मामूली वाक़या नहीं था। इसे तकनीकी खराबी कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस सिलसिले में इसराइली एजेंसी मोसाद का नाम भी लिया गया। एक नज़रिया ये भी था कि पाकिस्तान ने अफगान जंग में रूसी मकासद को नुकसान पहुँचाया था, इसलिए रूस भी ज़िया-उल-हक़ के खिलाफ साजिश कर सकता है। मजहबी जमातें अफगान जंग की वजह से इनके करीब हुई और पाकिस्तान अमरीकी मदद के साथ रूस को शिकस्त देने में कामयाब हुआ। ज़िया-उल-हक़ के बेटे एजाज़-उल-हक़ भी कई बार कह चुके हैं कि इनके वालिद का तैयारा क्रैश होना बहुत बड़ी साजिश थी। ये भी एक हकीकत है कि ज़िया-उल-हक़ के कई इक़दामात से इनके बहुत से आलमी और मकामी दुश्मन पैदा हो चुके थे। ज़िया-उल-हक़ 1977 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता उलटते हुए इक़्तिदार में आए थे। उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात करवाने का वादा किया था, जो कि ऐसा न हो सका। भुट्टो को फांसी देकर उन्होंने अपने मुमकिन सियासी हरीफ से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन इससे खुद इनके साख को नुकसान पहुंचा। मार्शल के निफाज के बाद जस्टिस याकूब अली को हटाकर इनकी जगह जस्टिस अनवारुल-हक़ को चीफ जस्टिस बनाने के लिए सदर फजल इलाही पर प्रेशर डाला गया। आइन में कुछ इस्लामी शक़ें शामिल की, जिनमें 62 और 63 सादिक और अमीन की शक़ें आज भी ज़ेर बहस है। उन्होंने इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के सुपुर्द करने से पहले 19 दिसंबर 1984 को एक सदारती रेफरेंडम करवाया। आइन में तरामीम के ज़रिए साबिक़ सदर को बेपनाह इख्तियारात मिल गए, जिनमें 58(2)B भी शामिल थी, जिसके तहत सदर असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ कर सकता था। माशी मैदान में उन्होंने भुट्टो के नेशनलाइजेशन प्रोग्राम के बरअक्स कारपोरेट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया और कारपोरेट सेक्टर में सरमायाकारी की तरफ तवज्जो दी गई। इनके दौरे हुकूमत में तहरीक आज़ादी कश्मीर तेज़तर हो गई, जिस पर भारत सीख पा हुआ। इसी दौर में पाक भारत ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी आगाज़ हुआ। हदूद आर्डिनेंस का अजरा भी इसी दौर में हुआ और मजहबी हलकों को मुतमईन करने के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसी ने मुतदल तबकों को नाराज़ किया। इनका झुकाव अरब ममालिक की तरफ ज़्यादा रहा, इसीलिए उन्होंने निसाब में अरबी ज़बान को भी शामिल किया। कल्चरल पॉलिसी बनाई गई, जिसमें ड्रामों में ख़वातीन के लिए और ख़ातून न्यूज़कास्टर के लिए दुपट्टा पहनना लाजमी करार दिया गया। अफ़गान जंग में भी इन्हीं के दौर में एक बड़ा अहम मोड़ था, जब पाकिस्तान एक ऐसी जंग में कूद पड़ा जिसके असरात आज तक देखे जा सकते हैं। इस तरह पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर रूस के ख़िलाफ़ अमरीकी कैम्प में चला गया, जिसके बदले में अमरीका ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्तों, इसके साथ ही आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।